जरा एक आम इंसान के दिन की कल्पना कीजिए। सुबह उठने पर घर में जो बिजली आ रही है वो शायद किसी एक ही कंपनी के कोयला खदान या फिर सोलर प्लांट से पैदा हो रही है। बिल्कुल। और अगर रसोई में नाश्ता बन रहा है तो कुकिंग ऑयल भी उसी कंपनी के कारखाने से आया है। हाँ, है ना। और मान लीजिए कोई काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने के लिए उड़ान भरता है तो वो एयरपोर्ट भी उसी कंपनी द्वारा संचालित है। सही कहा। और यहाँ तक कि जिस इंटरनेट के जरिए आज की ये पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है उसका सारा डेटा भी उसी कंपनी के किसी विशाल सर्वर या डेटा सेंटर से होकर गुजर रहा है। मतलब जमीन के नीचे दबे कोयले से लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाजों और अब डिजिटल दुनिया के क्लाउड तक ये सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। ये सुनना किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लग सकता है, लेकिन भारत के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये एक रोजमर्रा की सच्चाई है। सच में? हाँ, हम एक ऐसी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिसने खुद को देश की अर्थव्यवस्था की रगों में बहुत गहराई तक बसा लिया है। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये असल में देश के चलने के तरीके को आकार देना है। और आज के हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। हम भारत के सबसे बड़े और सबसे चर्चित व्यापारिक समूहों में से एक अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड या AEL के बिजनेस मॉडल का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प और भारी भरकम पुलिंदा है। जी, इसमें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 के ताज़ा वित्तीय नतीजे शामिल हैं, उनके पूरे बिजनेस का एक कठोर स्वॉट विश्लेषण है और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की वो नई रिपोर्ट भी है। वो जेफरीज वाली रिपोर्ट जिसने बाजार में काफी बहस छेड़ दी है। एकदम सही। मैं यही सोच रही थी कि 1988 में कमोडिटी ट्रेडिंग से शुरू हुई एक साधारण सी कंपनी आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ कैसे बन गई। मतलब क्या ये सिर्फ एक आम कॉन्ग्लोमरेट है जो हर जगह अंधाधुंध हाथ पैर मार रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसा गणित है जो अक्सर हम जैसे आम विश्लेषकों की नजर से चूक जाता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। यहाँ शुरुआत में ही ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग और यहाँ तक कि कुछ वित्तीय पंडित भी अदानी एंटरप्राइजेस को एक पारंपरिक समूह या कन्वेंशनल कॉन्ग्लोमरेट के रूप में देखने की भूल करते हैं। अच्छा। मतलब एक बड़ी सी छतरी जिसके नीचे सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। लोगों को लगता है कि एक बड़ी सी छतरी है जिसके नीचे सारे बिजनेस हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन अगर हम इन दस्तावेजों और कंपनी के इतिहास का गहराई से अध्ययन करें तो इसे समझने का सही तरीका इसे एक सीरियल इनक्यूबेटर के रूप में देखना है। सीरियल इनक्यूबेटर, ये शब्द अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? ये कोई साधारण पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं है, ये एक बिल्डर है। तो अगर मैं इसे अपने तरीके से समझूं तो कंपनी के दस्तावेज यही बताते हैं कि इनका मुख्य काम उन सेक्टर्स की पहचान करना है जहां भारत में स्ट्रक्चरल ग्रोथ की गुंजाइश है। बिल्कुल सही। यानी वो जगह जहां देश को अगले 20-30 सालों तक भारी जरूरत पड़ने वाली है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन। सही जा रही है आप। तो फिर ये कंपनी उन सेक्टर्स में घुस के भारी निवेश करती है, प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारती है और उसे एक बहुत बड़े स्केल पर ले जाती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जब वो व्यवसाय खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, मतलब जब वो कैश कमाने लगता है तो उसे एक अलग कंपनी के रूप में शेयर बाजार में लिस्ट कर देती है। अरे वाह, तो ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब तक इस इनक्यूबेटर से 6 बड़ी कंपनियां निकलकर स्वतंत्र रूप से शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी हैं। 6 कंपनियां? हाँ, इसमें अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जिसे पहले ट्रांसमिशन कहते थे, अदानी ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस और अदानी विल्मर शामिल है। अच्छा, तो ये कोई तुक्का नहीं है? नहीं, ये एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे बार बार दोहराया जा रहा है। कंपनी एक गैप की पहचान करती है, शुरुआत के वो भारी जोखिम लेती है जो कोई और नहीं लेना चाहता, और जब जोखिम कम हो जाता है और नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो स्थिर हो जाता है तो उसे अपनी मुख्य बैलेंस शीट से बाहर कर देती है। मुझे तो ये मॉडल बहुत हद तक सिलिकॉन वैली के किसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर की याद दिलाता है। तुलना अच्छी है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क मैं देख रही हूँ। एप्स, सॉफ्टवेयर या कोई नई वेबसाइट बनाने के बजाय ये सीधे तौर पर कंक्रीट, लोहे और डामर का इनक्यूबेटर है। एकदम सही पकड़ा। एक ऐसी फैक्ट्री जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे खींचने वाले नए इंजन तैयार कर रही है।
ये नई इंजनों की फैक्ट्री वाला उदाहरण जमीनी सच्चाई के बहुत करीब है। और अगर हम इसे थोड़ा और जूम आउट करके बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस पूरे मॉडल में सबसे बड़ा फायदा 2 चीजों का है। वो क्या? स्केल और एक्सेस। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल में परमिट लेना, जमीन अधिग्रहण करना, सरकार की पेचीदा नीतियों के साथ काम करना, वो तो है, और दशकों तक अपनी हजारों करोड़ की पूंजी फंसाए रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं है जिसे कुछ हफ्तों में पूरा करके लॉन्च कर दिया जाए। हाँ, इसमें तो सालों लग जाते हैं। बिल्कुल सालों लगते हैं। और जब कोई कंपनी इन सारी बाधाओं को पार करके कोई विशाल एसेट बना लेती है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा डीप वाटर पोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो एक चोक पॉइंट बन जाता है। चोक पॉइंट, तो अगर मैं इसे आम भाषा में समझूं, मतलब ये किसी शहर के उस इकलौते टोल प्लाजा की तरह है जहां से हर गाड़ी को गुजरना ही पड़ेगा, चाहे अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही हो या बुरी। एग्जैक्टली, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बना लेते हैं तो पूरे देश के लॉजिस्टिक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से होकर गुजरेगा। राइट, आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चोक पॉइंट दशकों तक एक सुनिश्चित नकद प्रवाह देता है, और यही स्थिर कैश फ्लो उन्हें वो भरोसा और पूंजी देता है जिसके दम पर वो अपना अगला और भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर पाते हैं। तो ये 3773 गुना ग्रोथ ऐसे ही हवा में नहीं हुई है, ये जमीन पर इसी कंक्रीट और डामर से बनी है। बिल्कुल। अगर हम इस वेल्थ क्रिएशन के आंकड़ों को देखें ना, तो हमारे पास जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इनक्यूबेटर मॉडल असल में निवेशकों के लिए कैसे काम करता है। हाँ, नंबर बहुत कुछ कहते हैं। मान लीजिए नवंबर 1994 में किसी व्यक्ति ने अदानी एंटरप्राइजेस का सिर्फ एक शेयर खरीदा होता, जिसकी कीमत उस समय शायद 150 रुपए थी। आज उन तमाम डीमर्जर्स और नई कंपनियों के लिस्ट होने के बाद उस एक शेयर के बदले निवेशक के पास AEL के 80 शेयर, अदानी पोर्ट्स के 113, अदानी पावर के 149, हाँ, और एनर्जी सॉल्यूशंस के 80, ग्रीन एनर्जी के 61 और टोटल गैस के भी 80 शेयर होते। बाप रे! और ये 30 सालों के भीतर 3773 गुना की वृद्धि है, जो कि एक असाधारण आंकड़ा है, खासकर तब जब इसी समय अवधि में भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक यानी सेंसेक्स का सालाना कंपाउंड ग्रोथ यानी CAGR केवल 9% के आसपास रहा है। 9% के मुकाबले इतना बड़ा रिटर्न। लेकिन यहाँ एक विश्लेषक के तौर पर मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अतीत का प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। सही बात है। तो अगर हम इतिहास के पन्नों से निकलकर आज यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के उनके ताज़ा मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़मीनी हकीकत को देखें, तो क्या ये रफ्तार वाकई बरकरार है? देखिए, डेटा तो यही बताता है कि रफ्तार न सिर्फ बरकरार है बल्कि इसका स्केल और भी बड़ा हो गया। अच्छा, कुछ उदाहरण? फाइनेंशियल ईयर 26 के कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर नजर डालते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, जो 2785 लेन किलोमीटर लंबा एक विशाल प्रोजेक्ट है। ओह, वो यूपी वाला प्रोजेक्ट? हाँ, वही। उसका निर्माण 3.5 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। 3.5 साल से भी कम? ये तो बहुत तेज है। बिल्कुल। इसी तरह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया है, जिससे सीधे तौर पर 20 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी जुड़ गई है। 20 मिलियन? और आज की तारीख में 8 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स के साथ भारत के कुल हवाई पैसेंजर ट्रैफिक का लगभग 23% हिस्सा इसी एक कंपनी के पास है। तुम उठाया है कौन सा? उन्होंने अदानी विल्मर में अपनी बची हुई 30.42% हिस्सेदारी बेचकर 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का शानदार मुनाफा बुक किया है। मुझे लगता है ये वही इंक्यूबेटर मॉडल का क्लासिक उदाहरण है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विल्मर का बिजनेस अब परिपक्व मतलब मैच्योर हो चुका है, इसलिए वहां से अपनी पूंजी निकालकर उसे नए ज्यादा ग्रोथ वाले प्रोजेक्ट्स में लगा दिया गया है। तो ये पूंजी के सही आवंटन का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? एग्जैक्टली। पैसा वहां से निकाला जाता है जहां ग्रोथ स्थिर हो गई है और वहां डाला जाता है जहां अगला बड़ा बूम आने वाला है। रणनीति तो समझ आ गई मुझे, लेकिन यहाँ एक पेंच है। कैसा पेंच? जब हम इन सारे अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं, मतलब एक तरफ सड़कें बन रही हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट चल रहे हैं, कहीं तांबा पिघलाया जा रहा है, तो कहीं डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लग रहे हैं। क्या ये सिर्फ एम्पायर बिल्डिंग नहीं है? एम्पायर बिल्डिंग मतलब साम्राज्य का अंधाधुंध विस्तार। जब कोई कंपनी हर दिशा में हाथ पैर मार रही हो तो फोकस खोने का जोखिम बहुत बड़ा हो जाता है ना।
कॉर्पोरेट इतिहास ऐसी कई कंपनियों से भरा पड़ा है जिनका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत अलग-अलग दिशाओं में विस्तार करने की कोशिश की थी। ये एक बहुत ही पेनी और विश्लेषणात्मक नजर है आपकी। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। तो इसका जवाब क्या है? अगर हम उनके ऑपरेशंस के स्ट्रक्चर को करीब से देखें तो ये बिना सोचे समझे किया गया विस्तार नहीं लगता। इसे रणनीतिक भाषा में बिल्ड स्केल इंटीग्रेट की रणनीति कहते हैं। बिल्ड स्केल इंटीग्रेट। हाँ। उनका हर नया प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उनके पिछले प्रोजेक्ट की नींव पर खड़ा होता है और पूरी सप्लाई चेन को एक दूसरे से जोड़ता है। कागज पर तो ये बिल्ड स्केल एंड इंटीग्रेट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर ये कैसे काम करता है? जैसे मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने हाल ही में डेटा सेंटर्स में बहुत आक्रामक तरीके से निवेश किया है। बिल्कुल किया है। विशाखापत्तनम में गूगल के साथ उनकी बड़ी साझेदारी हुई है और उनके पास एंटरप्राइज ग्राहकों से 560 मेगावाट से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। अब एक बात बताइए, एक डेटा सेंटर को तांबे के कारखाने या सोलर प्लांट से कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है? ये तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। यही तो इस मॉडल की खूबसूरती है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। एक डेटा सेंटर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? बिजली की। सही जवाब। 24 घंटे निर्बाध बिजली की। और आज की दुनिया में बड़ी टेक कंपनियां सिर्फ बिजली नहीं, क्लीन एनर्जी की मांग कर रही हैं। समझ रही हूँ। यहीं पर इंटीग्रेशन काम आ रहा है। इन डेटा सेंटर्स को उसी रिन्यूएबल एनर्जी यानी अदानी ग्रीन एनर्जी से पावर मिलेगी जो वो खुद अपने सोलर और विंड फार्म्स में बना रहे हैं। अरे वाह! और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए जो सोलर पैनल चाहिए वो भी किसी और से नहीं खरीदे जाएंगे। वो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज से आएंगे, जहां वे 4 गीगावाट के सोलर सेल और मॉड्यूल खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, ये कोई अलग अलग दिशाओं में भागना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा करने की सोची समझी रणनीति है। आप अपना ही माल बनाते हैं, अपनी ही बिजली पैदा करते हैं और अपनी ही डेटा सेंटर को सप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली। इससे बाहरी सप्लाई चेन पर निर्भरता खत्म हो जाती है और उनका मार्जिन बढ़ जाता है। डॉट्स वाकई एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब चूंकि हमने क्लीन एनर्जी का जिक्र कर ही दिया है, तो जेफरीज की उस रिपोर्ट पर गहराई से बात करना जरूरी है, जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हाँ, वो रिपोर्ट बहुत अहम है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी बहुत तेजी से डर्टी फ्यूल यानी कोयले से दूरी बना रही है। आंकड़े बताते हैं कि कोयला ट्रेडिंग और माइनिंग का जो हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके एबिटा का लगभग 60% था। 60%, जो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, वो फाइनेंशियल ईयर 28 तक घटकर सिर्फ 15% रह जाने का अनुमान है। उनका पूरा फोकस अब सोलर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी सस्टेनेबिलिटी पर है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत शिफ्ट है, मतलब स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बाजार इस बदलाव को बहुत करीब से और थोड़ी घबराहट के साथ देख रहा है। घबराहट क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से कोयला हमेशा से उनका कैश काउ रहा है, जिसने उनके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को फंड किया है। इस नकदी के सबसे बड़े स्रोत को धीरे धीरे कम करना और सारा पैसा ग्रीन एनर्जी जैसे नए भविष्य में डालना, ये एक बहुत बड़ा दाव है। जेफरीज की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी दिखा, जिसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कैसा विरोधाभास? रिपोर्ट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उन्होंने AEL के स्टॉक को बाय यानी खरीदने की रेटिंग दी है, लेकिन उन साथ ही 2,800 रुपए के लक्ष्य के साथ 4% की गिरावट का भी अनुमान लगाया है। अब ये कैसा बाय सिग्नल है जहां विश्लेषक पहले ही नुकसान की भविष्यवाणी कर रहा है? बाजार में कोई भी 4% नुकसान उठाने के लिए शेयर क्यों खरीदेगा? शेयर बाजार की यही बारीकी सबसे दिलचस्प होती है ना। ये विरोधाभास असल में शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म विजन के बीच का फर्क है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जेफरीज के विश्लेषक क्या देख रहे हैं? वे मान रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 एक ट्रांजिशन वर्ष है। इसका मतलब है कि इस साल उनकी बहुत सारी भारी भरकम पूंजी उन बड़े प्रोजेक्ट्स में फंसी हुई है जिनका निर्माण चल रहा है। मतलब पैसा लग रहा है? हाँ, लेकिन उनसे रिटर्न अभी आना शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जमीन में पैसा गाड़ा जा चुका है, कर्ज का ब्याज मीटर की तरह चालू है, लेकिन कमाई आनी अभी बाकी है। एकदम सही। लेकिन विश्लेषक आज को नहीं कल को देख रहे हैं। जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर 27 में प्रवेश करेंगे, खेल पूरी तरह बदल जाएगा। कैसे? नवी मुंबई एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगेगा। उमर उनका 500 किलो टन प्रति वर्ष का कॉपर स्मेल्टर प्लांट प्रोडक्शन शुरू कर देगा।
जेफरीज का अनुमान है कि जैसे ही ये विशाल एसेट्स चालू होंगे, कंपनी के एबिटा में सीधे 3000 करोड़ रुपए की बम्पर वृद्धि होगी। 3000 करोड़ एक ही साल में? बिल्कुल। विश्लेषक आज के उस 4% के संभावित नुकसान को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वे आने वाले उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को देख रहे हैं जहां से मुनाफे का ग्राफ अचानक से ऊपर की ओर मुड़ेगा। ये सब सुनकर तो तस्वीर बहुत सुनहरी और भविष्यवादी लगती है, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए जमीन पर आते हैं। हाँ, हकीकत भी देखनी चाहिए। वित्तीय आंकड़ों और स्वॉट विश्लेषण के उन पन्नों को पलटते हैं जो इस कंपनी के जोखिमों की असल कहानी बयां करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी की कुल इनकम 1,02,943 करोड़ रुपए और इबिटा 16,464 करोड़ रुपए रहा। और इसमें से 80% हिस्सा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से आया है, ये ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। और हाल ही में इन्होंने 24,930 करोड़ रुपए का राइट्स इशू भी किया, जिसे बाजार ने 30% ज्यादा सब्सक्राइब किया। ये दिखाता है कि निवेशकों को अभी भी भारी भरोसा है। भरोसा तो है, लेकिन मेरा मतलब है, लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही में 220.7 करोड़ रुपए का घाटा भी दर्ज किया गया। ये नेट लॉस क्यों हुआ अगर सब इतना अच्छा चल रहा है तो? ये घाटा असल में एक अकाउंटिंग इल्यूजन या कहें तो कागजी सच्चाई ज्यादा है। कागजी सच्चाई? ये इसलिए दिखा क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने विल्मर की हिस्सेदारी बेची थी, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा वन ऑफ गेन या अप्रत्याशित मुनाफा हुआ था। ओ, तो इस साल वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया? बिल्कुल, इस साल ऐसा कोई मुनाफा नहीं था। विश्लेषक हमेशा इन वन ऑफ गेन्स को हटाकर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन इस घाटे से ज्यादा जरूरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की प्रकृति को समझना। इसे लंपी अर्निंग्स कहते हैं। लंपी अर्निंग्स यानी आय में भारी उतार चढ़ाव। मतलब ये कोई FMCG कंपनी तो है नहीं जहां हर महीने साबुन, तेल या बिस्किट की एक निश्चित मात्रा बिकती है और कमाई स्थिर रहती है। सही कहा। यहाँ एक महीने में करोड़ों का बिल पास हो सकता है और अगले 6 महीने कोई कमाई नहीं हो सकती। मतलब ये कि जो लोग हर तिमाही एक जैसा स्मूथ प्रॉफिट देखना चाहते हैं, ये कंपनी उनके लिए नहीं है। ये दिल के कमजोर निवेशकों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और स्वॉट विश्लेषण में जो कमजोरियां और खतरे बताए गए हैं ना, वो इसी मॉडल से पैदा होते हैं। जैसे कि भारी कर्ज। हाँ, सबसे ऊपर आता है भारी कर्ज। इसके अलावा कोयले पर अभी भी एक हद तक निर्भरता और भारतीय बाजार पर अत्यधिक निर्भरता। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल में सबसे बड़ा दानव है निष्पादन जोखिम या एग्जीक्यूशन रिस्क। मुझे लगता है इस निष्पादन जोखिम पर हमें थोड़ा और समय बिताना चाहिए, क्योंकि यही इस पूरी कंपनी का भविष्य तय करता है। जब हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूंजी गहन यानी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है, तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसा बहुत लगता है। हाँ, जब कोई एयरपोर्ट या एक्सप्रेसवे बन रहा होता है तो उसमें हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर लगाए जा रहे होते हैं। उस निर्माण अवधि के दौरान कमाई तो शून्य होती है, लेकिन कर्ज पर ब्याज का मीटर दिन रात चल रहा होता है ना? कि उन्होंने कर्ज कितना लिया है, बल्कि ये है कि क्या वे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पा रहे हैं। समय ही पैसा है। बिल्कुल। अगर गंगा एक्सप्रेसवे को बनने में 3.5 साल के बजाय 7 साल लग जाते, तो ब्याज का बोझ इतना बढ़ जाता कि वो पूरे प्रोजेक्ट के मुनाफे को ही खा जाता। तो कर्ज अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, बशर्ते प्रोजेक्ट से मिलने वाला रिटर्न उस कर्ज के ब्याज से ज्यादा हो। और सबसे जरूरी बात, कमाई समय पर आना शुरू हो जाए। उनका असली मौज या ताकत उनकी प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की क्षमता ही है। और एक और खतरा जो स्वॉट में उभर कर आता है, वो है नियामक और प्रतिष्ठा का जोखिम, यानी रेगुलेटरी और रेपुटेशनल रिस्क। भारत जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में सरकार, नीतियां और जनता की राय बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप किसी भी राज्य में बिना वहां के प्रशासन को समझे काम नहीं कर सकते। किसी भी तरह का विवाद, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा या नीतिगत बदलाव सीधे तौर पर नए प्रोजेक्ट्स मिलने की रफ्तार को कम कर सकता है। ऐसे भारी कर्ज वाले मॉडल में कंपनी को हर कदम बहुत फूक कर रखना होता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये भारी रिस्क और भारी रिटर्न का एक बहुत ही जटिल खेल है। उन्हें हर मोर्चे पर, चाहे वो राजनीतिक हो, वित्तीय हो या जमीनी निष्पादन हो, एक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें,
तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अदानी एंटरप्राइजेस सिर्फ एक साधारण व्यापारिक समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इंजन बिल्डर या इनक्यूबेटर है जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के उन गैप्स को भरता है जहां बहुत भारी पूंजी और बहुत भारी रिस्क लेने की क्षमता की जरूरत होती है, चाहे वो सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, कॉपर प्लांट हो या डेटा सेंटर। और इन सब में सफलता की एकमात्र कुंजी है गति, मतलब स्पीड, जो उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे या नवी मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण में दिखाई है। लेकिन यहाँ पर इस चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या? हमने पूरे विश्लेषण में ये देखा कि इस समूह का मुख्य फायदा उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फिजिकल दुनिया में है। जमीन पर सड़कें बनाना, बंदरगाह बनाना या खदानें खोदना। हाँ, ईंट, पत्थर और लोहे की इस दुनिया में उन्हें महारत हासिल है। हाँ, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब वे डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेहद तकनीकी और डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग संस्कृति में कदम रखना है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या खदानें खोदने और एक्सप्रेसवे बनाने की उनकी ये महारत सर्वर और डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में भी उतनी ही कारगर साबित होगी? ये सोचना दिलचस्प है। फिजिकल दुनिया में भारी मशीनरी और मजदूरों को मैनेज करना एक बात है, लेकिन सिलिकॉन, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया के नियम बिल्कुल अलग है। क्या एक माइनिंग और रोड कंपनी का डीएनए डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों को उसी गति और सफलता से पार कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज शायद किसी के पास नहीं है। सही कहा, लेकिन यही वो सवाल है जो इस कंपनी के अगले 30 सालों का भविष्य तय करेगा। इस भारी भरकम बदलाव और इन दो अलग-अलग दुनियाओं के इस मिलन पर गहराई से विचार कीजिएगा। क्या वे डिजिटल जमीन पर भी उतनी ही तेजी से दौड़ पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है।